कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का जो फिनोमिना है उसको हम लोग कम्युनिकेशन के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो है वो तब फ्रूटफुल होगा जब एक ने जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दूसरे को ट्रांसफर करना चाहा है, वो दूसरा जो अगला है वो उस इंफॉर्मेशन को समझ सके, है ना? तभी उस कम्युनिकेशन का कोई फ्रूटफुल मीनिंग निकलेगी, अदरवाइज वो यूजलेस है ना भाई। यस सर। जैसे मान लीजिए आपको चाइनीज नहीं आती और कोई चाइना वाला पर्सन आकर के कुछ चीजें आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, हाँ? तो उसके द्वारा जो कुछ भी बताया या समझाया गया होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस होगी। उस कम्युनिकेशन का कोई फ्रूटफुल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। यस जैसे सर। बहुत सारे जानवर हैं वो आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना? चिड़ियों की भाषा आपको आती नहीं है, चिड़िया चहक रही है तो उसके द्वारा क्या कम्युनिकेशन दूसरे को दिया जा रहा है वो चीज आपको जानकारी में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो उस भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का कोई आपके लिए फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है। सामान्य जो तरीका है कम्युनिकेशन का, जिसमें एक दूसरे के जो लैंग्वेज है उसको हम समझते हो और आमने सामने खड़े होकर के या बैठ करके हम अपनी अपनी बातें जो है वो बोले, तो ये सामान्य जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना? जैसे दो मित्र आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं किसी कमरे में या किसी जगह पे। ठीक है। तो ये सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है एक छोटे से डिस्टेंस तक जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। साउंड जो है जो हमने प्रोड्यूस करा वो दूसरे को मिल जा रहा है। ठीक है भाई। लेकिन मान लीजिए कि इसी तरीके की आवाज जो है वो बहुत दूर तक पहुंचानी है, या कोई हमारे पास कोई पिक्चर है उसको हम जो है बहुत दूर तक बैठे किसी पर्सन को जो है वो पहुंचाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, या टेलीविजन पे आप कार्यक्रम देखते होते हैं, है ना? तो आपको मालूम है कि टेलीविजन यस का जो कार्यक्रम है वो तो बहुत दूर कहीं स्टेशन पे वो पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है वो फिल्माया गया होगा, और जिसको आप घर पे बैठे हुए देख रहे होंगे या देखते हैं, है ना? तो बीच में एक प्रोसेस यूज किया गया होगा जिससे कि वो पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन थी जो कि उस टेलीकास्टिंग स्टेशन से जो है वो भेजी गई वो आप तक पहुंच रही है, और फिर आप उस चीज को अपने टेलीविजन स्क्रीन पे जो है वो देख पा रहे हैं। ठीक है। इस पूरे पूरे जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए या पहुंचाने के लिए जो आप सिस्टम को यूज करते हैं, वो सिस्टम को हम कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना? उसमें कई सारी बीच में जो है वो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है। उन्हीं स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाना है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। यस तो सर। कोई भी पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन है, या एक आप यूं कहिए कि आवाज है या जो है पिक्चर है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो उसमें काम किया जाता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है
उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन हमारा जो है वो साउंड हो सकता है, वो पिक्चर हो सकता है, वो मूविंग पिक्चर हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस में डाला जाएगा जो कि उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करेगा, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है बेटा। ट्रांसड्यूसर क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया जिस डिवाइस से जो भी आपका सिग्नल है उस सिग्नल को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे माइक हो गया, वो एक ट्रांसड्यूसर हो गया ना। माइक के सामने आप बोलते हो तो वो माइक क्या करता है, जो आपकी आवाज में प्रेशर का वेरिएशन या जो वाइब्रेशन हुआ, डायफ्राम लगा है, उस डायफ्राम का जो वाइब्रेशन हुआ, उस वाइब्रेशन को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो Yes, sir. पहला तो स्टेप हो गया कि ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं। और इसका मोटिव क्या है भाई ट्रांसड्यूसर का? जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। इस ट्रांसड्यूसर से जो हमारा सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर ऐसे डिवाइस को दिया जाता है जिसको आप मॉड्यूलेटर कहते हैं। इसको Yes. फीड किया गया मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा सिग्नल है, इस सिग्नल के साथ किसी दूसरे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का है उसके साथ मर्ज करके एक सिग्नल क्रिएट करना। ठीक है ना। इस मॉड्यूलेटर की आवश्यकता क्यों है इसकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है। मॉड्यूलेटर के बाद जो ये हमारा सिग्नल आया, इसको हम एक ट्रांसमीटर को जो है वो फीड करेंगे। इसके बाद ये जाएगा ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर के बाद जो है वो हमारा जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो थ्रू चैनल रिसीवर को मिलेगा। ये हमारा चैनल हो गया। चैनल आपका एटमॉस्फेयर भी हो सकता है या चैनल कोई वायर या केबल भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे आप पुराने समय में जब आप देखते होंगे कि टेलीफोन से बातें होती थी तो एक पर्टिकुलर पर्सन से जो आवाज है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचती थी थ्रू द वायर। अभी भी यूज होता है, बट अब थोड़ा मोबाइल ज्यादा यूज होता है ना। तो वहां Yes, पे sir. जो वायर हो गया या वो एक्सियल केबल्स होते हैं वो हमारा जो है वो चैनल हो गया, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर जो सिग्नल है वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसमिट करा गया। ठीक है ना। उस वायर की Yes, जगह पे आजकल फाइबर भी यूज करे जाते हैं, है ना। फाइबर भी यूज किया जाता है। आप आजकल देखते होंगे कि जो है फाइबर वाला जो इंटरनेट अगर आपके यहाँ कनेक्शन में है तो आपको जो है वो बेटर स्पीड एंड अच्छा जो है कनेक्शन मिलता है ना। हेलो। yes, sir. है ना। तो फाइबर जो है वो भी हमारा एक इंटरमीडिएटरी आइटम हो गया जिसको हम लोग चैनल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चैनल में हमारा वायर हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है? या फिर जो है वो फाइबर भी हो सकता है या इन्वायरमेंट भी हो सकता है ना। स्पेस, स्पेस भी हमारा चैनल।
ठीक है? जैसे मोबाइल से जब आप बातें कर रहे होते हैं, तो ट्रांसमीटर ने जो है वो पर्टिकुलर सिग्नल को ट्रांसमिट किया, एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करा है। तो चैनल जो हो गया वो वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर हो गया। अब नेचुरल है कि जिस भी चैनल से जो है वो हमारा सिग्नल जा रहा होगा, उस चैनल की अपनी कुछ लिमिटेशन होंगी, जिसमें कि बहुत सारे जो है अनवांटेड सिग्नल भी उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ जो है वो मिक्स हो सकते हैं। ठीक है? जिसको हम लोग नॉइज का नाम देंगे। नॉइज का मतलब हो गया अनवांटेड सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ जो है वो मिक्स हो गया ड्यूरिंग द प्रोपागेशन थ्रू द चैनल। ठीक है ना? yes sir, जैसे आप कभी रेडियो स्टेशन से जो है वो गाना बजा रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो है आवाज काफी जो है वो खराब मिलती है ना? कभी कभी एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को जब आप ट्यून करते हैं, तो ऐसे केस में आपको आवाज में काफी कुछ डिस्टरबेंसेस मिलते हैं, है ना? yes sir, और कभी कभी वही पर्टिकुलर जो है वो डिस्टरबेंसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ? कारण क्या yes है sir, कि sir, बहुत सारे जो है वो सिग्नल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो एक साथ जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। मे बी उसमें से कोई पर्टिकुलर सिग्नल अगर उस मॉड्यूलेशन के बावजूद आपके सिग्नल के फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है, तो दैट कैन बी मर्ज विद दैट सिग्नल। आप इसको ऐसे समझिए कि एक कमरे में कई सारे लोग बैठे हुए हैं ना, 10-20 लोग बैठे हैं, सब आपस में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, है ना? तो आपको बहुत क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना आवाज की कि कौन क्या बोल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर नहीं बन पाएगा। yes sir, ठीक है? तो इसी तरीके से समझिए कि नॉइज हो गया। नॉइज का मतलब अनवांटेड सिग्नल का हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ मिक्सिंग का होना, दैट इज द नॉइज। ठीक है? तो चैनल में नॉइज आया, इसके बाद जो चैनल से आपको जो सिग्नल है उसको आपने एक रिसीवर को जो है वो फीड किया। रिसीवर क्या करेगा, वॉट एवर सिग्नल जो है जो हमारे उस पर्टिकुलर पोजीशन से, जहां से कि आप जिस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं, या जिस पर्टिकुलर टेलीकास्ट स्टेशन की प्रोग्राम को आप देखना चाहते हैं, उसके पर्टिकुलर जो बैंडविड्थ है उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। रिसीवर हो गया, वहां पे वो सिग्नल जो है वो रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद एक पर्टिकुलर डिवाइस को इसको फिर से फीड किया जाएगा, जो कि ट्रांसमिशन के लिए जो मॉड्यूलेशन करा गया था, उस मॉड्यूलेशन को फिर से वहां से, यानी कि दो वेव्स को मिक्स करी थी आपने, है ना? उसको ये अलग अलग करेगा, जिसको हम बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो अगला स्टेप क्या हो गया? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है? अब नेचुरल है कि yes चैनल sir, थ्रू जब हमारा पर्टिकुलर जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो कुछ एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर जो सिग्नल होगा, दैट मे बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। तो वहां से वो जो प्रोसेस है उसको एटेन्युएशन कहते हैं, है ना? वन बाय वन करके उसको हम लोग लिख लेंगे अभी। तो अभी डीमॉड्यूलेट कराया। अब चूंकि हमारा जो सिग्नल है अगर बहुत दूर तक प्रोपागेट करा है, तो certain part of its energy is going to be lost। हाँ? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक एम्पलीफायर को फीड करेंगे उस सिग्नल को। yes sir, एम्पलीफायर क्या करेगा कि हमारे उस सिग्नल का जो है
पावर को इनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि वोल्टेज का वेरिएशन है या करंट का वेरिएशन है तो उसका वेरिएशन का एम्पलीट्यूड को जो है वो हाई कर देगा। तो एम्पलीफाई कर दिया, जो एम्पलीफायर सर्किट आपने पढ़ा था उसी एम्पलीफायर सर्किट को यूज करके उसको एम्पलीफाई कर लिया गया सिग्नल को। ठीक है। और फिर से एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगेगा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिक्वायर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, है ना। ये ट्रांसड्यूसर हो गया। फिर से ट्रांसड्यूसर आपने यूज करा और वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि यहाँ तक तो जो हमको सिग्नल मिला था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। अब अगर मान लो कि यहाँ से किसी पर्सन ने कुछ बोला, है ना, तो इधर में माइक जो था वो यस हमारा सर। ट्रांसड्यूसर था। अब यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जो है वो ट्रांसमिट होता हुआ आया है। अब यहाँ पे आपने एक अलग ट्रांसड्यूसर यूज किया, ये स्पीकर हो सकता है आपका, है ना। आवाज है तो स्पीकर हो गया, वो आपका ट्रांसड्यूसर हो गया। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे इसको मिला, स्पीकर ने उसको साउंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो है वो बीच का प्रोसेस हो गया किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले हम एक ट्रांसड्यूसर को फीड करेंगे। ट्रांसड्यूसर जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक मॉड्यूलेटर को फीड करेंगे जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ अपने ओरिजिनल सिग्नल को मिक्स करेगा। फिर वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे, है ना। ट्रांसमीटर एंटीना यूज किया गया। एंटीना जैसे आप पुराने समय में तो देखते थे, हेलो, एंटीना यस सर। सर रेडियो में रहता, रेडियो में पुराने समय में जो टीवी है में भी सर रहता था। टीवी में भी एंटीना। अब उसकी जगह पे आप क्या है, डिस्क है, वो भी जो है वही है, वो रिसीवर है। लेकिन जो आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होगा या जो आपका टेलीकास्टिंग स्टेशन होगा वहां पे भी एंटीना होगा। एंटीना का काम क्या है, या तो ट्रांसमिट करना या रिसीव करना, है ना, सिग्नल को। यस सर। ठीक है। तो एंटीना जो है वो ट्रांसमिशन का भी काम करता है, रिसीवर का भी काम करता है। तो ट्रांसमीटर हो गया, वो एंटीना से आपने उस पर्टिकुलर सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट कर दिया थ्रू चैनल, जो है वो ट्रांसमिट होता हुआ आया, एटेन्यूएट हुआ, नॉइज इसमें आया, फिर रिसीवर आया, नॉइज को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा रिसीवर से, यहाँ से। ठीक है। तो रिसीवर यूज किया गया, अगेन ये एंटीना है, फिर डीमॉड्यूलेट किया, एम्पलीफाई किया और फिर से ट्रांसड्यूसर से ओरिजिनल पर्टिकुलर सिग्नल के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। ये आपका पूरा का यस पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम हो गया। इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। सर। सर जो किसी किसी इक्विपमेंट पे नॉइज लिखा रहता है सर, वो इसी नॉइज के बारे में लिखा रहता है सर। फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू लिखी रहती है किसी किसी इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा उतना, वो इक्विपमेंट पे जो सर जैसे वो एंटीना में सर एक लगा रहता है कुछ सर, उस पे लिखा रहता है नॉइज। नहीं ध्यान में आ रहा है, एंटीना पे कहाँ लिखा रहता है। सर टीवी का जो होता है सर, डिश का एंटीना सर, उसमें कुछ लगा रहता है इक्विपमेंट जिसपे लिखा रहता है नॉइज। नहीं, नहीं लिखा हमको ध्यान में है। होगी कोई चीज, वो जानकारी में नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया।
अब ट्रांसड्यूसर का तो मतलब क्लियर ही है। यस सर। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस हो गया जो कि आपके ओरिजिनल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस used to convert original signal into electrical signal। ठीक है ना। अब ये जो सिग्नल है ये भी दो तरीके के होते हैं, है ना। सिग्नल हमारा दो तरीके का है, एक को आप बोलते हो एनालॉग और दूसरा बोलते हैं डिजिटल। ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल का मतलब हो गया जिसमें जो भी वेरिएशन है वो उसका पैटर्न कुछ भी हो, ठीक है, बट वो कंटिन्यूअस हो, तो उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, है ना। एनालॉग सिग्नल में जैसे आप टेलीविजन पे जो चीजें देखते हैं या जो हम बोल रहे हैं अब तक जो आवाज आ रही है, तो ये हमारा जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो भी हमारा वेरिएशन होगा, जो भी साइनोसॉइडल वेरिएशन है, वो वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। शेप उसका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली साइन का फंक्शन ही हो, है ना। ये एग्जैक्टली साइन का फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन जो है वो कोई एक इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉग सिग्नल है जिसमें जो भी वेरिएशन है वो अगर कंटिन्यूअस है तो उसको हम एनालॉग सिग्नल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, रेडियो पे जो आवाजें सुनते हैं, जो टेलीविजन में आप चीजें दिखते हैं, वो सारे जो सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करे जाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। ठीक है भाई। और डिजिटल किसको कहेंगे, जिसमें जो भी सिग्नल है वो पल्सेस के रूप में हो। ठीक है, एक बार आपको वोल्टेज में वेरिएशन आया, यहां से पल्स स्टार्ट हुई, इस ड्यूरेशन के लिए पल्स आई, फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ पे पल्स मेरी जीरो हो गया। इस तरीके से डिस्क्रीट पल्स के रूप में जब सिग्नल अपीयरेंस में आता है तो इसको हम डिजिटल कहेंगे। व्हेन सिग्नल इज इन discrete pulses, then it is digital signal। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल कब कहेंगे, when there is a continuous variation in the signal, when there is continuous variation in signal, then it is एनालॉग सिग्नल। ठीक है भाई, उसको एनालॉग कहेंगे। जैसे जो साउंड आपका एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, जो चलचित्र आपका एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ये सब हमारे एनालॉग सिग्नल होंगे। ठीक है ना। यस। है, टेलीविजन है, इन सब के जो सिग्नल है वो हमारे एनालॉग होंगे। अब जैसे टेली प्रिंटर होता है ना, या कंप्यूटर सिग्नल हो, कोई चीज आप इधर में टाइप मार रहे हो वो जो है दूसरी जगह पे पहुंच रहा है, ठीक है, टेली प्रिंटर हो गया।
ये सब आपके जो है वो क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल हो गया, है ना। क्लियर है बात, डिजिटल और एनालॉग का मतलब। यस। ये वही, डिजिटल का मतलब जीरो और वन, जीरो और वन, एक पर्टिकुलर वैल्यू या दूसरी वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू या दूसरी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग अगर सिग्नल है, ठीक है ना, तो वो यस हमारा सर। डिजिटल हो जाएगा। तो ये सिग्नल जो है वो दो तरीके के हो गए, ये यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, है ना। ये ट्रांसड्यूसर से हमने चेंज कर लिया, सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं मॉड्यूलेटर पे। मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उस सिग्नल को जो है किसी एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ मिक्स करना, कि जो फिनोमिना है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है भाई। When original signal is mixed with a high frequency signal, then it is known as मॉड्यूलेशन। उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इस मन में आएगा विचार कि इस मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है भाई, है ना। तो मॉड्यूलेशन की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो तीन बेसिक कारण है ना। जनरल में अगर देखा जाए या यूं कहा जाए कि मेन तीन बेसिक कारण। कोई भी पर्टिकुलर जो सिग्नल है, जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं एंटीना से, तो जो एंटीना की साइज होनी चाहिए वो वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल के कंपेरेबल होना चाहिए, या यूं कहिए कि लेमडा बाई 4 से तो छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, उस सिग्नल का प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है ना। तो साइज ऑफ द एंटीना पहला जो है रिक्वायरमेंट हो गई, साइज ऑफ द एंटीना। एंटीना की जो साइज है वो जो भी हमारा सिग्नल है उससे लेमडा बाई 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन लेमडा बाई 4, नॉट लेस देन लेमडा बाई 4। साइज ऑफ एंटीना लेमडा बाई 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, तो आपको मालूम है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज इसी के बीच का होता है ना फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस हाँ। सर। और मान लो कि हम 15 किलो हर्ट्ज बीच का एक ले लेते हैं कैलकुलेशन में आसानी के लिए। तो 15 किलो हर्ट्ज का हमने जो है वो साउंड सिग्नल था उसको 15 किलो हर्ट्ज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका वेवलेंथ जरा निकालो, तो इसका वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे तो इसका वेवलेंथ कितना होगा भाई, 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई 15 × 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 30, और ये 7 4, 2 × 10⁻⁴ आ रहा है मीटर ना, कुछ ऐसे, अगर 15 किलो हर्ट्ज में उसको कन्वर्ट कराया तो, है ना भाई। यस सर। अब इसका 1/4 कर दो, तो 1/4 का मतलब कितना हो गया, 2 का आधा 1 और आधा 4, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मिलता है 1/4 लेमडा/4। यस यस सर। यानी सर। कि हमारा जो एंटीना होना चाहिए वो 5 किलोमीटर लंबाई का होना चाहिए। ठीक है। अब 5 किलोमीटर लेंथ का एंटीना बनाना
और उसको फिर मेंटेन करना, रख रखाव करना काफी मुश्किल अफेयर होगा, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये एक बड़ा कारण है मॉड्यूलेशन को करने के पीछे। ठीक है, अब ये जो हमारा 15 किलो हर्ट्ज का था, मान लो कि इसको हमने जो है 3 से डिवीजन करने वाला आसान सा कर लेते हैं, 15 मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, है ना? 15 इंटू 10⁵ में मान लो कि कन्वर्ट कर दिया, है ना? इतने हर्ट्ज में इसको मिक्स कर लिया इसके साथ। अब देखो वेवलेंथ क्या आया, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10⁵ तो कितना हो गया भाई हमारा, 15 का 30 200 2 6 200 मीटर, 200. यानी कि 50 मीटर का अगर एंटीना लगा देंगे काम बन जाएगा। मिनिमम sir. 50 चाहिए, इससे छोटा तो नहीं चाहिए, इससे छोटे में प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं होता, λ/4 से छोटा नहीं होना चाहिए एंटीना की साइज, ठीक है ना? तो ये एक एडवांटेज हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सिंग को करने का, ठीक है? Yes, sir. दूसरा जो है, किसी भी पर्टिकुलर एंटीना से जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, वो जो पावर ट्रांसमिशन है, वो लेंथ ऑफ द एंटीना डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के पावर 2 के प्रोपोर्शनल होती है। इफेक्टिव पावर रेडिएशन, ये जो पावर का रेडिएशन हमारा एंटीना करता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एंटीना अपॉन वेवलेंथ का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है? तो अगर आपने वेवलेंथ छोटा रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा ना, तो उस एंटीना से आप ज्यादा पावर को रेडिएट कर सकते हैं। Yes, sir. ज्यादा पावर अगर रेडिएट होगा तो बीच में अगर एनर्जी जो है वो डाई आउट भी होती है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो भी हमको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द रिसीवर एंड मिलेगी, है ना? जितना पावर रेडिएट करेंगे उतना ही तो ज्यादा रिसीवर को मिलेगा, यस सर. ठीक है? तो रिसीवर आप दूर भी लगाते हो तो उस पर्टिकुलर रिसीवर को एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ की हमारी सिग्नल जो है वो मिलेगी, जिसको हम फिर से एम्पलीफाई करके जो है अपने ऑडिबल रेंज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा पावर रेडिएट कराना हमारे एंटीना से फ्रूटफुल होगा, इसलिए रेडिएशन आपको बढ़ाना है। रेडिएशन से मेरा मतलब वो हैजार्डस रेडिएशन की बात नहीं कर रहा है ना, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो एंटीना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतना बेटर होगा, ज्यादा पावर का रेडिएशन पॉसिबल होगा, ठीक है? और Yes, sir. तीसरा जो है, वो जो नॉइज हमारे पर्टिकुलर सिग्नल में आ रहा था, वो नॉइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? नॉइज रिडक्शन, नॉइज रिडक्शन कैसे होगा भाई, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? अब आप सुनते तो होंगे, भले ही ध्यान नहीं दिया होगा, कि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो बैंडविड्थ अब अलॉट कर रहा है ना? अलग अलग पर्टिकुलर जो है वर्क के लिए अलग अलग बैंडविड्थ अलॉटेड है, अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी का जो है वो ट्रांसमिशन कर सकता है। हमारा मोबाइल टावर है तो उसके लिए भी बैंडविड्थ अलॉटेड है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो है ये ट्रांसमिशन करेगा। टेलीकास्टिंग वाला है तो उसके लिए भी बैंडविड्थ अलॉटेड है, ब्रॉडकास्टिंग वाला है तो उसके लिए भी बैंडविड्थ अलॉटेड है, ठीक है ना? सभी के लिए अलग अलग
बैंडविड्थ अलॉटेड है और उसी बैंडविड्थ में वो पर्टिकुलर सिग्नल जो होगा वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी का मन आया कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मर्ज करा के वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमिशन कर दे। ठीक है, उससे क्या होगा, कियोस होगा, है ना। हो सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी पर्टिकुलर ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज हो जाए जो कि स्पेसिफिकली हमारे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ मर्ज हो गया, या यूं कहिए कि जो हमारे स्पाई वाले डिपार्टमेंट के हैं, राय वाले हैं, उनके साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो मैच कर गया। तो क्या होगा, हो सकता है कि कभी उनकी सिग्नल आपके जो है मोबाइल में आ जाए, ट्रैप हो जाए, आप उनकी आवाज सुन लें। ठीक है, मर्जर हो जाए उनका। अलग अलग बैंडविड्थ देने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रीजन है जिसमें कि सिग्नल्स हमारे जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे सिग्नल एक ही पर्टिकुलर रीजन के नहीं है, तो उनको एलिमिनेट करके डिटेक्ट करके उनको फिर से जो है रिप्रोड्यूस करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेरिजन टू ओरिजिनल, अगर आपने उसको ट्रांसमिट करा है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक इंसान की आवाज को ही डायरेक्ट अगर ट्रांसमिट कर दिए तो वो तो रेंज आपका फ्रीक्वेंसी का एक फिक्स है ना, तो हर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो साउंड आ रहा होगा वो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा। यस सर। ठीक है, सारे के सारे सिग्नल एक दूसरे में मिक्स होंगे। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा कि रेडियो स्टेशन से आने वाला जो सिग्नल है वो इस पर्टिकुलर रीजन में है, और एक स्पेसिफिक रेडियो स्टेशन से आने वाला जो है वो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप रेडियो यानी कि ब्रॉडकास्टिंग वाले जो हमारे सिग्नल होंगे, केवल उन्हीं में से तो आपको अपने उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन के सिग्नल को जो है डिटेक्ट करना है, और सारे यस सिग्नल तो सर। उसके साथ मर्ज नहीं होंगे ना, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है। टेलीकास्टिंग का फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, ब्रॉडकास्टिंग वाला अलग है, मोबाइल वाले का अलग है। ठीक है, और इसी तरीके से सैटेलाइट के थ्रू भी जो है कम्युनिकेशन होता है उसका अलग है ना। तो इनका आपस यस में सर। मिक्सिंग नहीं होगी, नॉइज कम होगा, और साथ में एक पर्टिकुलर रीजन के बियॉन्ड का फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है वो दूसरे के द्वारा ट्रैप नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करने का। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया मॉड्यूलेशन से का रिक्वायरमेंट क्यों है। अब ये जो मॉड्यूलेशन होता है वो तीन तरीके का होता है। मॉड्यूलेशन इज ऑफ थ्री टाइप। तीन तरह का मॉड्यूलेशन है। एक को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब कोई भी सिग्नल है तो उसका एम्पलीट्यूड एक उसका पैरामीटर हो गया, सिग्नल की जो बीट है वो उसका दूसरा पैरामीटर हो गया, और सिग्नल की जो पोजीशनिंग हो गई वो उसका तीसरा पैरामीटर हो गया, जिनके करस्पॉन्डिंग हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक हो गया। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग मिक्सिंग को आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बिट ऑफ द सिग्नल है, या जो भी हमारा एक पल्स हो गया, सिग्नल में कोई ना कोई तो पल्स होगा ना, उस पल्स की जो बिट है किस ड्यूरेशन के लिए है, वो टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग जो मिक्सिंग होगी उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है। और पल्स की पोजीशनिंग क्या है, किस टाइम पे उसके पीक्स आ रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो मिक्सिंग होती है उसको आप फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन 3 तरीके के हो गए, जिसमें से थोड़ा बहुत जो डिस्कशन हम लोगों को करना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का करना है। ठीक है भाई, बट हो सकता है 3 तरीके का। अब थोड़ा सा इसके लिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली अगर समझना चाहो तो पहले अगर रेडियो बताते होंगे तो एएम वेव याद आ रहा है कुछ? पहले रेडियो वगैरह बताया, एएम वेव, यस सर, शॉर्ट वेव, शॉर्ट यस वन, सर, यस सर, और आजकल आपको एफएम आता है ना। यस सर, तो एफएम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है। एफएम जो भी है वो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। एफएम का मतलब ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और एएम जो आप देखते थे, या शॉर्ट वेव, शॉर्ट वन, शॉर्ट टू आता था ना, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यस। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो डिस्कशन हम लोगों को करना है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड ही करना है, जिसके बाद बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल के। है? ये तो हो गया थोड़ा मॉड्यूलेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब आ जाते हैं मॉड्यूलेशन के बाद आपको बताया गया ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन जो हो गया उसके लिए आप एंटीना को यूज करते हैं, और जो ट्रांसमिशन है वो 3 तरीके से, अगर आप फ्री स्पेस में कर रहे हैं तो 3 तरीके के से कर सकते हैं। वैसे तो जनरल में अगर बात किया जाए तो 2 तरीके का ट्रांसमिशन हो सकता है। एक तो आपका गाइडेड हो जाएगा, दूसरा अनगाइडेड हो गया। गाइडेड का मतलब जो वायर के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू या फाइबर के थ्रू जो जा रहा है उसको गाइडेड कहेंगे। तो ट्रांसमिशन को 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ट्रांसमिशन जो था इसके 2 पार्ट हो गए। एक हो गया गाइडेड और दूसरा हो गया अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब थ्रू वायर, कोएक्सियल केबल और फाइबर, है ना। ये हमारा जो भी ट्रांसमिशन होगा इसको हम लोग गाइडेड कहेंगे। उसी पर्टिकुलर वायर के थ्रू या फाइबर के थ्रू वो ट्रांसमिशन जो है वो आगे तरफ जो है वो प्रोपागेट करता रहेगा। इसमें एडवांटेज जो है वो ये है कि हमारा सिग्नल में जो है मिक्सिंग कम होती है, मतलब नॉइज कम आते हैं, है ना। नॉइज जो होगा वो कम होगा। ज्यादा हम जो है हैवी डेटा को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। चैनल के थ्रू। यस। बट डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा ये कॉस्टलियर हो जाएगा भाई ना, वायर दौड़ाना पड़ेगा यहाँ से वहां तक, फाइबर बिछाना पड़ेगा यहाँ से वहां तक, तो ये हमारा कॉस्टलियर हो जाएगा। और ये इसका एक चीज जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा जब भी गाइडेड होगा तो, है ना। इसमें क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा ना। एक जगह से वायर दूसरी जगह तक जा रहा है तो इसका आवाज उसी तक पहुंचेगा। ठीक है।
यहाँ से जो चीज बोली जाएगी वो उसी तक पहुंचेगी, या इधर से जो चीज है वो उस पर्टिकुलर पर्सन तक ही पहुंचेगी, है ना, गाइडेड अगर आपने ट्रांसमिशन यूज करा तो। ठीक है क्या? यस यस है ना, पॉइंट टू पॉइंट होगा। अनगाइडेड में थ्रू स्पेस आप जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो जब कभी भी आपको एक जगह से चीजें जो है वो कई सारे लोगों तक पहुंचानी है, तो वहां पे यही मीडियम जो है वो यूज करा जाएगा, अनगाइडेड। ठीक है ना? जैसे इंटरनेट। इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो जो भी है सब अनगाइडेड है ना। मोबाइल भी Yes, sir. जो है वो भी अप टू सर्टेन डिस्टेंस जो है वो अनगाइडेड ही है। इंटरनेट में भी जब फाइबर यूज करते हैं आप, तो वो कहाँ से यूज होता है? जो आपकी डिस्क है वहां से लेकर के केवल आपके डिवाइस तक फाइबर यूज होता है ना। अगर कंटिन्यूअसली आप फाइबर यस को यूज कर रहे हैं यस तो हर एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग से थोड़ी आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को पाया, वन टू वन नहीं है, वो भी जो है ब्रॉडकास्टिंग ही है। ठीक है ना? यस सर। तो अनगाइडेड हो गया जिसमें आप एटमॉस्फेयर के थ्रू जो सिग्नल है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करा रहे होते हैं, तो वो आपका अनगाइडेड है। इसमें तीन तरीके के अनगाइडेड वेव में तीन तरीके के वेव के रूप में जो है वो ट्रांसमिशन कराया जाता है। एक को आप बोलते हैं ग्राउंड वेव, दूसरा है स्काई वेव, और तीसरा है स्पेस वेव। ग्राउंड वेव जो सिग्नल नियर टू द ग्राउंड सरफेस, कम फ्रीक्वेंसी वाली है ना, कुछ मेगाहर्ट्ज की, वो हमारी ग्राउंड वेव है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, जिसको आप ट्रांसमिट कराते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी फ्यू मेगाहर्ट्ज, है ना, छोटी फ्रीक्वेंसी है। पैरेलल टू द अर्थ सरफेस ये पर्टिकुलर सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है, एटेन्युएशन ज्यादा होगा, बहुत सारे जो सिग्नल से एसोसिएटेड एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ एज वेल एज एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, एटेन्युएशन इसमें ज्यादा है, एटेन्युएशन इसमें हाई है। ठीक है ना, हाई एटेन्युएशन। स्काई वेव एंटीना से जो है सिग्नल को आपने ट्रांसमिट करा, और वो सिग्नल जो है आयनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर में आयनोस्फीयर है जहां पे आयनाइज फॉर्म में जो है हमारे गैसेस है ना, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के वो रिसीवर तक पहुंचते हैं, तो वो स्काई वेव ट्रांसमिटेड waves are reflected by ionosphere, है ना। आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के जब आपका ट्रांसमिशन आप तक पहुंचता है तो वो हमारी स्काई वेव है। स्काई वेव बेटर कम्युनिकेशन के एक कारण हो सकता है, या बेटर कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है, बट इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई कि जो हमारा सिग्नल है वो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का है, तो वो जो है आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होता है ना। जैसे आप TIR टाइप का इवेंट देखते हैं ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी तरीके का ये हमारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है बाय द आयनोस्फीयर। लेकिन ये 30 यस मेगाहर्ट्ज से छोटी वाली ही हो पाती है, उससे ज्यादा वाली है
तो वो फिर आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो स्काई वेव के रूप में हम 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो पर्टिकुलर रेडिएशन को जो है या ट्रांसमिशन को हम कर सकते हैं स्काई वेव, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के। और जो आयनोस्फीयर के भी ऊपर चली गई, दे आर स्पेस वेव, यानी कि 40 मेगाहर्ट्ज और उससे ऊपर वाली, है ना। अब ये जो स्पेस वेव है, इसको हम ग्राउंड वेव की तरीके से भी यूज करते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसको यूज करते हैं स्पेस वेव को। यानी कि जो आयनोस्फीयर को भी पेनिट्रेट करके ऊपर चली गई, उसके लिए रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आप तक पहुंचेगा वो पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड सिग्नल। यस यस सर। तो रिफ्लेक्टर का काम आपका जो है सैटेलाइट करेगा। ठीक है, इधर से आपने भेजा सिग्नल को, वो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर के आपको पहुंचा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बाय सैटेलाइट आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, इसको आप मूव कराते हैं। रिफ्लेक्टेड बाय सैटेलाइट आर मूव्स पैरेलल टू अर्थ सरफेस। दोनों तरीके से ये इस वेव को जो है दोनों तरीके से ट्रांसमिशन के लिए यूज कर लेते हैं। सैटेलाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट करा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं और अर्थ सरफेस के पैरेलल भी आप इसको मूव करा के आप इस पर्टिकुलर वेव का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात। यस अब सर। ये जो भी वेव है, चाहे वो ग्राउंड वेव है या आपकी जो है इस स्पेस वेव है, दोनों में से कोई भी है जो कि जिसको कि हम पैरेलल टू पैरेलल अर्थ सरफेस के पैरेलल हम जो है वो ट्रांसमिट करा रहे हैं, वो एक एंटीना हाइट के करेस्पॉन्डिंग एक डिस्टेंस से दूर तक आप उसको ट्रांसमिट नहीं करा सकते डायरेक्टली। क्योंकि जैसे मान लो, आपको तो मालूम है ना भाई कि अपनी अर्थ जो है वो ऐसे स्फेरिकल सरफेस है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने एंटीना लगाया, ये आपका एंटीना है, तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा अर्थ का, जिससे टेंजेंशियल आपने दिखा दिया। अब इसका जो इधर में शैडो रीजन होगा, उस शैडो रीजन में तो ये सिग्नल नहीं पहुंचेगा ना। नो सर। ओरिजिन के नीचे वाला जो पॉइंट होगा वहां पे तो ये नहीं पहुंचेगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट ऑफ एंटीना के करेस्पॉन्डिंग एक डिस्टेंस तक ही हम अपने सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करा सकते हैं। वो डिस्टेंस क्या होगा उसको कैलकुलेट हम लोग चलो कल करेंगे। ठीक है, ये फिगर बना लेना। ये मान लो कि h हाइट है एंटीना का, ये रेडियस r है, ये r, तो ये डिस्टेंस कितना होगा उसकी हम बात करना चाहते हैं। तो ये तो 90 डिग्री है भाई, तो अभी तो हो जाएगा। चलो, r प्लस h का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस d कह रहे हो भाई, तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा। r जहां पे रेडियस ऑफ अर्थ है। यस सर। अब अर्थ का जो रेडियस है वो तो हाइट ऑफ द एंटीना के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं और इसका जो हायर पावर है उसको उड़ा देते हैं। तो r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एच को हम r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिख सकते हैं, h स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया। तो कितनी दूरी यस तक एक सर। एंटीना से हम ये ट्रांसमिशन दे सकते हैं, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर एच, है ना। h हाइट ऑफ द एंटीना है, r रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मान लो कि इधर ये ट्रांसमिशन एंटीना है और इधर में आपने रिसीवर एंटीना लगा दिया, तो ये रिसीवर एंटीना की हाइट भी अगर आपको है तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना।
तो टोटल डिस्टेंस लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आर इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर इंटू हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना, दोनों का सम। ये टोटल डिस्टेंस है जो आप एंटीना से ट्रांसमिशन दे सकते हैं। ठीक है भाई? यस सर। इसके आगे की Yes, बात sir. थोड़ी सी और है, कल करके खत्म करेंगे चैप्टर। तो आज को यहीं पे करता हूँ विराम। थैंक यू सर।